एक प्रयास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जानकारी लेकर आ रहा हूं CDS के बारे में, क्योंकि CDS की वैकेंसी आ चुकी है और कई लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी वो फॉर्म भरने के लिए अपनी जानकारियों को पता कर रहे हैं। तो आज पूरे सेशन में हम CDS के बारे में जानेंगे और CDS का जो इस बार नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आई है, उसके डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या क्या प्रेफरेंसेस भरने हैं, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। अगर मैं बात करूं CDS की पहले, तो CDS अगर देखा जाए तो NDA के बाद UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला, भारतीय सेना के लिए कंडक्ट किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है। और इसके द्वारा आप अगर देखें तो इसके द्वारा आप जब फॉर्म भरते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप इसमें चुने जाते हैं। और चूंकि ये UPSC कंडक्ट करती है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एग्जाम है। जिनको भी भारतीय सेना में सेवा करने की चाहत है उनके लिए एक बेहतर मौका है CDS। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल जानेंगे कि CDS की तैयारी के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्या नेगेटिव मार्किंग कितनी है, और उससे ज़्यादा जो इसकी सबसे अलग चीज़ें होती हैं, SSB प्रोसेस एक अलग है, सिलेक्शन प्रोसेस SSB में क्या होता है, हम उसका भी थोड़ा सा खाका डिटेल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस एग्जाम के बारे में पूरी तरह जानकारी हो जाए। हम सारी जानकारियों के इस पर बात करेंगे। तो चलिए, बहुत टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत सिंपल बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। पहले तो अगर मैं इस साल की वैकेंसी की बात करूं, और आमतौर पर CDS के बारे में जब मैं बात कर रहा होता हूं, तो CDS का मतलब अपने आप में इस साल में 2 बार होने वाला एग्जाम है। इसके बारे में अगर बताऊं तो ये अभी CDS 1 कहला रहा है। अगर इस पे बात करें तो ये CDS 2, यानी कि साल में ये 2 बार आपको मौके मिलते हैं। अभी जैसे फॉर्म आया है और इसका एग्जाम अप्रैल के आसपास हो जाएगा, और जो दूसरा एग्जाम अगर दूसरी बार आप फॉर्म भरते हैं तो अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो ये भी है कि आप अगर इसकी तैयारी करते हैं तो पूरे साल आपको इसके 2 मौके मिलते हैं। और ऑलमोस्ट इस साल की वैकेंसी की बात कर रहा हूं, 2023 की वैकेंसी जो अभी आई है, अलग अलग की इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100, नेवल एकेडमी के लिए 22। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज है कि अक्सर एक सवाल होता है कि CDS के फॉर्म फीमेल भर सकती है, नहीं भर सकती। तो फीमेल के लिए यहाँ केवल एक ऑप्शन होता है, जिसको हम OTA कहते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास। और इस बार वो वैकेंसी 17 आई है। और ऑफिसर की पोस्ट आर्मी में आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी मानी जाती है। इन वैकेंसी के तहत आप 2 टाइप की पोस्ट पर जाते हैं। एक को आप कहते हैं परमानेंट कमीशन और एक शॉर्ट टर्म कमीशन के लिए। दोनों में अंतर है। शॉर्ट टर्म कमीशन 10 साल के लिए होता है और उसमें पेंशन नहीं मिलती, बट CDS अपने आप में ऑफिसर्स लेवल की जॉब है, तो बहुत लोग इसके लिए चॉइस करते हैं। तो इसमें स्पेशली मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 17 वैकेंसी है और वो OTA का फॉर्म भर सकती हैं। तो ये इस साल की वैकेंसी की डिटेल है, यानी कि टोटल वैकेंसी आपके पास 341 है। और इतनी ही लगभग वैकेंसी सेकेंड बार भी निकलती है, तो पूरे साल आपके पास लगभग 700 से 800 की वैकेंसी आती है, जो अपने आप में बहुत अमाउंट सफिशिएंट है अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं। चलिए आगे इस पर बात करें। तो सबसे पहला सवाल आता है कि जब तैयारी की जाएगी CDS की, तो क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। तो ये बता दूं कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि मेनली 3 सेक्शन है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। ये 3 पेपर के आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, लेकिन ये भी तीनों पेपर आप में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए होंगे। और जब आप OTA के लिए बात कर रहे होंगे तो आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है। स्पेशली मैं कह रहा हूं मैथ्स का पेपर नहीं देना है, यानी कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उनको मैथ का पेपर नहीं देना है। तो जो भी OTA के लिए जा रहे हैं उनके लिए 2 पेपर हो गए, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। और ये 100 मार्क्स के होंगे, जिनका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। और जो OTA को छोड़कर दूसरे पार्ट के लिए हैं, उनको मैथ्स का भी पेपर 1 देना पड़ेगा। और ये एक ही दिन एग्जाम होता है, 9 से 11 बजे तक आप इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता है, 12 से 2 बजे तक आप फिर जनरल नॉलेज का दे रहे होंगे, और फिर 3 से लेकर 5 बजे तक आप मैथ्स का पेपर दे रहे होंगे। यहाँ भी कई चीजें थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, यानी आपको इसके लिए बुकलेट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर होंगे, कंप्यूटर पर आप ये एग्जाम नहीं दे रहे होंगे।
इंग्लिश का सेक्शन छोड़कर बाकी सारी चीजें आपको बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होंगे, और कट ऑफ मार्क्स तो बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1/3 मार्किंग है, यानी कि अगर आपको एक सवाल सही मिले तो 1 नंबर, और अगर गलत है तो उसका 1/3 मार्क्स आपको एलिमिनेट कर लिया जाएगा। तो यह भी ध्यान रखने के लिए है। इसके अलावा यहां ऑफलाइन मोड में पूरा पेपर देंगे। तो आगे और बात करें इस पे, चलिए ये हो गई एग्जाम की बातें। तैयारी कैसे होंगी इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन तत्काल मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत लंबी वीडियो ना बनाकर मैं बहुत तेजी से जानकारी देना चाह रहा हूं। तो क्राइटेरिया पे बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप आईएमए या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं, और यहां भी कोई मार्क्स बाउंडेशन नहीं है, आप बस ग्रेजुएट हो जाए तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी सिंपल ग्रेजुएशन चलेगा। लेकिन यहां एक शर्त है कि +2 के अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जब मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहा होता हूं तो एक सवाल आपके मन में आता है कि क्या कोई जो ग्रेजुएशन कर रहा है, यानी कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, जो इस साल जिसका ग्रेजुएशन फाइनल होगा, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। सीडीएस के एग्जाम में जिनका ग्रेजुएशन 3rd ईयर है या फाइनल ईयर में है, वो ये एग्जाम भर सकते हैं। ठीक है, चल आगे बात करें तो एज का क्राइटेरिया भी आपके सामने बोर्ड पर है। डिफरेंट सभी के सेक्टर में लगभग सेम है, बस जो ओटीए वाला पार्ट है वहां थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन 1 साल का है। एज रिलैक्सेशन नहीं कहेंगे, एज ज्यादा दिया गया है 25 साल तक, और 19 से 24 साल तक आपके बाकी आईएमए के लिए और नेवल एकेडमी के लिए और आईएफए के लिए ये चाहिए। यहाँ एक आईएफए में एक शर्त होती है कि जिनके पास कमर्शियल पायलट का सर्टिफिकेट होता है उनको एक एज रिलैक्सेशन ज्यादा दी जाती है, बट वो आमतौर पे बहुत कम होते हैं, इसलिए आप एज रिलैक्सेशन ये मान सकते हैं। जिनको स्पेसिफाई होना है कि एज कब से कब तक, तो बगल में आपके पास टेबल है कि जिनका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 2005 के बीच में हुआ है, वो इसके लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया है। इसमें एक सवाल आता है कि क्या एज रिलैक्सेशन, जो हम आरक्षण की बात करते हैं उसके आधार पे एज रिलैक्सेशन होगा, तो उसका जवाब है नहीं। सीडीएस में एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। एज जो है बस आपको ये देखना पड़ेगा। नेशनलिटी की बात करें तो इंडिया, भूटान और नेपाल के नागरिक ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम आर्मी में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जो इसका सबसे मेजर पार्ट होता है और इंटरेस्टिंग भी, जिसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, उसको आप एसएसबी के फॉर्म में बात करते हैं। जब आप कंपटीशन पास कर लेते हैं, रिटन एग्जाम जब आप पास कर लेते हैं, तब आपका एक और सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसको हम सेकेंड स्टेप कहते हैं, एसएसबी। इसमें भी 2 स्टेज में बेसिकली एग्जाम होते हैं। 2 स्टेज में आपका एसएसबी लिया जाता है। पहला स्टेज जिसमें आपको पहले दिन जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग करना, जहां पर टेस्ट होते हैं रीजनिंग के और सिंपल थोड़े बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, और एक सबसे बड़ी चीज होती है जो पिक्चर प्रिडिक्शन होता है, और इसकी हम पूरी गाइडेंस करेंगे आपके साथ। अगर आप क्लासरूम में आएंगे प्रोग्राम में तो इसकी गाइडेंस आपको मिलेगी। ये इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। वहां पर आपको एक पिक्चर दिखा दिया जाता है और उससे आपको कहा जाता है कि आप एक स्टोरी बनाएं, और फिर सभी लोग ग्रुप में मिलकर एक कॉमन स्टोरी पर सहमति लेते हैं। तो अगर आप इस सिलेक्शन प्रोसेस को एक दिन में पास करते हैं तो ठीक, अदरवाइज जो इसको पास नहीं करते उनको वापस भेज दिया जाता है, और जो इसको पास करते हैं वो स्टेज 2 में जाते हैं। और फिर इनका पूरा एक लंबा प्रोसीजर, 3-4 दिनों का एक प्रोसेस होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट अलग अलग टाइप के, जीटीओ टास्क, पर्सनल इंटरव्यू अलग अलग होते हैं, और लास्ट में कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको बिठाकर बता दिया जाता है कि किन का सिलेक्शन हुआ है और किन का नहीं हुआ है। तो ये तो हुई सेकेंड स्टेज की बात। तो पहला स्टेज तो है रिटन एग्जाम। अच्छा, एक सवाल कई लोगों के लिए आता है, जो बहुत आता है, कि एनडीए वालों के एनसीसी वालों के लिए क्या? तो एनसीसी वालों के लिए अलग से कुछ सीट रिजर्व होती है, लेकिन उनका रिजर्वेशन एग्जाम में या रिटन में नहीं चलता। जब तक वो दोनों को पास करेंगे उसके बाद उनकी सीट अलग से देखी जाएगी। शुरुआत में ऐसी कोई बात नहीं होती। तो शुरुआत में कॉमन एग्जाम है, जो पास करना आपकी पहली सीढ़ी है, जिसके बारे में हमने बात की और उसके बारे में और भी बात करेंगे। दूसरा स्टेज है एसएसबी,
और चलिए, जब चूंकि इस बार के लिए वीडियो बन रहा है, इस साल के लिए, तो इस बार क्या इंपॉर्टेंट डेट आपको मेंशन कर लेना चाहिए जो आपके जहन में रहना चाहिए। ये वैकेंसी आ चुकी है और 21 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2022, और इस फॉर्म का लास्ट डेट जो असल में आपको इसे मेंटेन करना है वो है 10 जनवरी शाम के 6 बजे तक। लेकिन मैं मानता हूं इतने लंबे टाइम का इंतजार क्यों, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या पता सर्वर कभी कुछ हैक कर डाउन हो जाए, बहुत सारी चीजें। तो जितनी जल्दी आप फॉर्म भर लें, लेकिन इसकी लास्ट डेट है 10 जनवरी। फॉर्म वापस लेने की भी डिटेल होती है, बट आप उधर ना जाएं, ऐसे वो डिटेल भी आपके सामने लिखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखनी है, आपकी सारी तैयारी इस डेट पर जाकर निर्भर करेगी कि आप एग्जाम कब देते हैं। तो इसका एग्जाम डेट भी फिक्स है और इसका एग्जाम डेट 16 अप्रैल 2023 को है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्म भरा कहां से जाएगा, इसकी जानकारी कि upsconline.nic.in पे आप जाएंगे तो आप वहां से ये फॉर्म भर सकते हैं। नीचे 2 लाइनों में ये बात बताई गई है कि इसके लिए आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और एक बार वन टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो दूसरी बार आपको कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि फॉर्म साल में 2 बार भरे जा सकते हैं, तो जिन्होंने पहले भरा है इस साल आप उसी रजिस्ट्रेशन से आगे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार भर रहे हैं उनको एक बार ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर उनको ये रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस साइट को नोट कर लीजिए, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल कर लीजिए। 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अब आए बात कि हम जब सीडीएस के बैच की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ प्रॉपर सीडीएस का एक बैच बन रहा है, तो इसकी जानकारी भी आपको साथ साथ दे दें। जो हमारी अपनी स्पेशलिटी है या कहें हमारी यूनिकनेस की, हमारे यहाँ सिलेबस को केवल पढ़ाने से कवर नहीं किया जाता, क्योंकि हम मानते हैं कि केवल पढ़ा देने से बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जिससे वो एग्ज़ाम पास करें। और ये तो आर्मी के लिए है, सेनाओं के लिए जॉब है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस की असल चीज़ है प्रैक्टिस। तो ये बात कि हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे इस बैच में, और ये सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे एम्फेसाइज करेंगे। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका हर टॉपिक वाइज असाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे इस बैच में। हर वीक फुल लेंथ टेस्ट होगा, जो टेस्ट ही नहीं होगा, टीचर्स उसके साथ पूरा मेंटोर होंगे आपके साथ, उस टेस्ट का पूरा डिस्कशन होता है। और ये जो क्लास का ड्यूरेशन है, हर दिन 3 घंटे की क्लास चलेगी, और सम टाइम जो डाउट क्लासेस होती हैं, जो आमतौर पर एक प्रयास के स्टूडेंट जानते हैं, संडे को हर संडे होती है, तो उसके क्रम में भी संडे की डाउट क्लास रहेगी। और एक प्रयास की दूसरी स्पेशलिटी की 1-to-1 मेंटरशिप, कि आपके पास अगर कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए हमेशा टीचर यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का नहीं, टीचर्स का ज़्यादा है। अगर हम बात करें अपने मेंटोर की, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, जो एक प्रयास से जुड़े हैं वो इनके नाम को बेहतर जानते हैं। आपको इंग्लिश गाइड करेंगे आलोक सर, और साइंस में सावेद सर और विनीत सर, साइंस के साथ विनीत सर, और जीएस में सावेद सर होंगे। और सीडीएस में साइंस का अपना एक वेटेज है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब आप आईएमए की तरफ जाते हैं और एयरफोर्स में जाते हैं, तो इन सब में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो बताने की जरूरत नहीं कि साइंस कितना महत्व रखता है। और पूरी टीम होगी, मैथ्स में निखिल सर और अनिल सर होंगे, और चूंकि इसके साथ एक बैच में एफकेट के बच्चे भी होते हैं, तो उनमें रीजनिंग का पार्ट आएगा, तो आप क्लास लेकर देखें। एक और सवाल जो बहुत लोग हमारे काउंटर में पूछते रहे हैं, वो मैं मिस कर गया, कि क्या पहले भरा जाए। तो ये जवाब थोड़ा सा यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि पहले आप क्या भरते हैं। जैसे जिनका परफॉर्मेंस ओटीए को लेकर है, जो अपना पहला परफॉर्मेंस ओटीए को लेते हैं, जिनको मैथ नहीं देना, उनको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ओटीए भरनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ओटीए भरी है तभी आप मैथ का एग्जाम नहीं देंगे। और जिनको लगता है कि नहीं मैं ये भी भरूं और ये भी भरूं, वो ओटीए अपनी पहली परफॉर्मेंस ना दें। उनके लिए ज्यादातर लोग एयरफोर्स की को प्रेफरेंस देते हैं। तो आईएफए की बात अगर करें, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स वाली बात, तो वो सबसे पहला, क्योंकि उसकी कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, सबसे ज्यादा जाती है। तो जिनकी अगर परफॉर्मेंस या प्रेफरेंस एयरफोर्स है तो वो पहले भरे। अगर केवल एयरफोर्स भरा है और दूसरा कुछ भी नहीं भरा है और आप उस कट ऑफ को पूरा नहीं कर पाते, तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। तो बेहतर है कि एक सिक्योरिटी के लिए आप एयरफोर्स भरें और उसके क्रम में नीचे भरें।
और जिनको मैथ्स का एग्जाम नहीं देना है या गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो केवल और केवल ओटीए भरें। ये सवाल मेरे मन में आ गया, अभी याद आ गया कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछते रहे और हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको कम लगी हो या आपको मन में कोई सवाल रह गया हो जिसका जवाब इससे ना मिले, तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिखें और या हमारे ऑफिस में आए, वहाँ हिमांशु सर हैं हमारे कैरियर गाइडेंस में के हेड, आप उनसे सारी डिटेल ले सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई हेल्प चाहिए तो आप उनसे ले सकते हैं। और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनको कोई समस्या आए, कोई सवाल आपके मन में आए तो आप नीचे कमेंट में लिख देंगे, हमारी टीम या मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे पाऊं। तो आई होप सो कि ये नॉलेजेबल सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। और रही बात कि जो फोन्स पे ही करना चाहते हैं, मान लीजिए कमेंट नहीं लिख पा रहे हैं तो आप एक कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर ऊपर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं 9311445570 और दूसरा है लास्ट में अगर 90 भी आप चेंज करें, दोनों नंबर पे आपकी बात हो सकती है। तो आप फोन कर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज इतनी बातों पर मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सीरीज अगर अच्छी लगे तो लोगों की जानकारियों को बढ़ाइए, और चूंकि ये वैकेंसी की बात है, बहुत लोगों की ज़िंदगी की बात है, कई लोगों को हम देखते हैं कि उनको जानकारी ही नहीं हो पाती कि कब फॉर्म निकला, क्या निकला। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का फैलाव बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा, ये बहुत रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप इस सीरीज को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस रिक्वेस्ट के साथ आज की बात मैं अपनी यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।